नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए लेके एनसीईआरटी की श्रृंखला। दोस्तों, आज की अपनी इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं क्लास 8th की सिविक्स की एनसीईआरटी, जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3rd, कक्षा 8 के लिए है। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 और 7th की जो सिविक्स की एनसीईआरटी थी वो डिस्कस कर ली है, जिसके वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप वो वहाँ से देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। आज हम लोग इसका पहला अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है संविधान। तो आज हम लोग बात करेंगे संविधान की। तो देखिए, जहाँ पे जैसे लिखा है कि इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। तो यहाँ पे खेल के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की गई है, जैसे फुटबॉल जो खेल है उसके कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों के आधार पे उस खेल को खेला जाता है। अगर कोई उस नियम को तोड़ देता है तो फिर उसको आउट माना जाता है, या फिर वो खेल ही बदल जाता है। क्योंकि अगर उस जिस जो ढंग निर्धारित है किसी खेल को खेलने के लिए, अगर कोई उसको पालन नहीं कर रहा है तो फिर वो खेल नहीं रह जाता ना, उसकी वो मूलभूत वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो उसके खेलों के नियमों के द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो संविधान है उसमें, ये हमारे भारत का संविधान है, संविधान जो है वो कुछ मूलभूत नियमों का दस्तावेज है, का संग्रह है, जहाँ पे कुछ नियम बनाए गए हैं, लिखे गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, और इन्हीं नियमों से ही किसी समाज या समुदाय के बीच हमको फ़र्क पता चलता है ना। क्योंकि अगर खेल क्रिकेट है तो उसके नियम अलग है, फुटबॉल है तो उसके नियम अलग है, कबड्डी है तो उसके नियम अलग है। जैसे हम नियमों के आधार पे उसमें डिफरेंस करते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी नियमों के आधार पे जो हमारी व्यवस्थाएं हैं समाज की, उसमें अंतर हमको पता चलता है। जैसे हमारा देश लोकतंत्र है, हमारा यहाँ लोकतंत्रीय संविधान है, और ये ज़्यादातर देशों के पास लिखित में संविधान होता है। आज के समय की बात करें तो अधिकांश देशों का लिखित संविधान है, लेकिन सबका नहीं है, ज़्यादातर कुछ लोगों का नहीं भी होता है। लेकिन हाँ, नियम सबके पास होते हैं कि हमको कैसे चलाना है। रिटन नहीं है तो मौखिक होगा, लेकिन होगा। और हमें पता है कि हमारा देश विविधता में एकता की बात करता है। यहाँ पे विभिन्न चीज़ें हैं, है ना। अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, यानी कि बहुत ही प्रकार की विविधताएं हैं। तो ये विविधताएं हमेशा ही एकता, मतलब इनसे सारे लोग एक पक्ष पे सहमत हों ये ज़रूरी तो नहीं है। कभी कभी ये चीज़ें भेदभाव को भी बढ़ावा देती हैं। हमने ये देखा था किस प्रकार विविधता भेदभाव को बढ़ावा देती है, कौन कौन सी जगह पे। ये विविधताएं कभी किसी प्रकार की समस्या को जन्म न देती, या किसी के साथ नाइंसाफ़ी न हो जाए, किसी के साथ अन्याय न हो। इसके लिए क्या एक कुछ नियम ज़रूरी है, कुछ संविधान होना ज़रूरी है, ताकि जो भिन्न भिन्न समुदाय हैं हमारे देश के, किसी एक चीज़ पे लोग सहमत हों, जिस पे सबकी सहमति हो। क्योंकि इसमें जो संविधान में नियम कानून है उसमें सबकी सहमति आवश्यक है। सभी, क्योंकि इसमें सबके हित की बात की गई है, कि सभी पर इक्वली लागू होते हैं, और इसमें सभी लोग मिल के अपने जैसा वो अपने देश को बनाना चाहते हैं उसमें अपना योगदान कर सकते हैं। तो ये सारे ही कारण हैं जिससे किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अपने देश को चलाने के लिए, सबके विकास, सबके हित के लिए, है ना, जिस पे सारे लोग सहमत हो सकें, उस चीज़ को पाने के लिए संविधान की ज़रूरत होती है। हमारा संविधान हमारे कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह बताता है कि हमारा जो समाज है वो कैसा होगा, किसी भी समाज की मूलभूत विशेषता को बताता है वहाँ का संविधान। और संविधान कुछ नियमों का ऐसा समूह होता है जिसको उस देश के नागरिक अपने देश को चलाने के लिए अपनाते हैं, और इस संविधान के जरिए ही लोग अपने यहाँ की सरकार को तय करते हैं। वो निश्चित करते हैं कि हमारे यहाँ सरकार कैसी होगी, और उस पे वो एक साझी समझ को प्रकट करते हैं, विकसित करते हैं।
का दूसरा मुख्य उद्देश्य है अपने यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, कि मतलब हमारे यहाँ कौन शासन करेगा, किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी, ये हमारा संविधान तय करता है। उसमें ये निश्चित होता है। जैसे यहाँ पे लोकतंत्र में हम लोग अपना नेता खुद चुनते हैं, अपना वोट देकर। यहाँ पे हम अपने वोट द्वारा अपना प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, जो कि हमारे लिए कानून बनाते हैं, हमारे लिए योजना बनाते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। तो ये जनतंत्र की विशेषता है, लोकतंत्र की विशेषता है। हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान 1934 में पहली बार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिकृत नीति रखी में इसको एक संविधान की मांग को स्वीकार किया था, उसको रखा था। बना है ये दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक बना है। इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और इस काम को करने के लिए हमारी संविधान सभा बनाई गई थी। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए, उनके संघर्षों को ध्यान में रखते हुए, सारे मूल्यों को, सब आदर्शों को समाहित करते हुए हमारे देश के संविधान को निर्मित किया, बनाया। यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में एक उदाहरण दे रखा है नेपाल का, कि वहाँ पे लोकतंत्र कैसे आया। इसको भी देख लेते हैं। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। 1990 में जो संघर्ष हुआ, विरोध हुआ, वहाँ पे उन्होंने लोकतंत्र ला दिया था। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गाँव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद में से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ 12 सूत्री समझौतों पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। और 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद फिर नेपाल में लोकतंत्र आ गया 2008 में। तो इस प्रकार से पहले राजतंत्र था नेपाल में, फिर 12 साल के लिए लोकतंत्र आया, फिर से राजा ने कब्जा कर लिया, राजतंत्र हो गया, और फिर अंत में इनको फिर ये लोकतंत्र बना 2008 में। तब से लोकतंत्र है अभी तक। अगर हम बात करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में जनता जो है अपना नेता खुद चुनती है, लेकिन इसमें ये आशा बनी रहती है कि वो तो नेता तो एक ही है जो वहाँ पहुँच रहा है, वो व्यक्ति कैसा है, वो कैसा शासन करेगा, वो कैसी नीतियाँ बनाएगा, है ना, वो सबका हित चाहता है कि नहीं चाहता है। तो कभी कभी जो है ना सत्ता का दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थितियाँ देखने को मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाने की कोशिश की गई है आपके एनसीईआरटी में। इसको देख लेते हैं। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का लड़का है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर जो है श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती हैं। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती हैं। सुरेश जो है मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ। तो अनिल कहता है, लेकिन मैंने किया क्या है। मतलब ये जो दबंग किस्म का लड़का है, इसको आप एक दबंग नेता की तरह ले सकते हैं, जो कि ऐसे ही किसी, और इसको आप जो ये अनिल है इसको माइनॉरिटी का कोई व्यक्ति समझ सकते हैं, जिसको कि जब अगर बहुमत जिस चीज़ का है, जिसका बाहुल्य है देश में, जिस वर्ग का, उस वर्ग का कोई व्यक्ति बन जाता है और दबंग किसका है, तो फिर वो जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको दबाने की कोशिश करता है।
नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है बिना वजह। तो ऐसी स्थिति दिखाई गई यहाँ पे। फिर जब श्रीमती राव यानी कि उनकी मैम लौटती हैं तो वो कहता है, सुरेश जब आप कक्षा से बाहर गई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था, उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। तो अब मैम ने सिर्फ इसकी बात सुनी, अब मॉनिटर था तो मॉनिटर की बात तो मानी ही जाएगी। तो अब मैम उसको डांटती हैं, अनिल आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा, तुम आज 100 बार लिखोगे कि मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। और वो कहता रह जाता है, लेकिन मैडम मैंने तो कुछ किया भी नहीं। लेकिन मैम उसको नहीं सुनती है ना। क्लास में आपने भी देखा होगा, अगर आप मॉनिटर रहे होंगे कभी तो क्लास में ऐसी स्थितियाँ देखी भी होंगी कि जो मॉनिटर होते हैं वो अपने जितने चाहते हैं, जो खुद के फ्रेंड्स होते हैं उनकी शिकायत कभी नहीं करते, भले वो शोर कर रहे हों, लेकिन जो उनके फ्रेंड नहीं होंगे उनको परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए उनकी शिकायतें कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है। तो यहाँ पे यही स्थिति आती है लोकतंत्र में। जब किसी बहुसंख्यक वर्ग का नेता दबंग नेता बन जाता है तो फिर वो जो अल्पसंख्यकों को परेशान करना शुरू कर देता है। संविधान की शरण में जाना पड़ता है, संविधान को देखना पड़ता है, क्योंकि इनसे बचाव के उपाय भी संविधान में लिखे हुए हैं। और लोकतंत्र में एक दूसरी स्थिति भी उभरती है कि जो वोट बहुमत की सरकार बनती है तो बहुमत में लगभग आधे लोग जिसको चाहते हैं वो सरकार बना लेता है, बाकी लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। जबकि बहुत उनकी इच्छा नहीं होती है कि वो उसको चुने, लेकिन उनको उस व्यक्ति द्वारा शासित होना पड़ता है या उसकी चलती है जिसकी वो नहीं चाहते हैं, है ना, जिसको वो नहीं पसंद कर रहे होते हैं उसके द्वारा उनको शासित होना पड़ता है, ये देखना पड़ता है। तो बहुमत की ही चलती है। तो यहाँ पे जैसे एक उदाहरण के माध्यम से दिखाया गया है, खेलों की घंटी शुरू होने वाली है, चलो आज कुछ अलग खेलते हैं। लड़कियां कहती हैं बास्केटबॉल, लड़के कहते हैं नहीं हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। फिर शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों के हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। होता क्या है, लड़कों की संख्या ज़्यादा है तो सारे ही लड़के क्रिकेट खेलना चाहते हैं। फिर तो ये लड़की कह रही यह तो होना ही था, इनकी संख्या, लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है, हमें सदा यही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। मैडम को फैसला लेने में कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। इसके लिए भी हमारे संविधान में भी ऐसा ही, जैसे मतलब जिनकी संख्या कम है तो फिर उनको हमेशा ही दबना पड़ेगा, जैसे कि नहीं हमेशा ही, ये तरीका तो हो नहीं सकता ना कि हमेशा ही जो लड़के कह रहे हैं वही हो, यानी कि जो बहुसंख्यक वर्ग जो कह रहा है वही बात हमेशा मानी जाए, तो अल्पसंख्यकों का हित कैसे रह जाएगा। तो इसीलिए उसमें कह रहे हैं कि हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है कि अल्पसंख्यकों के हित की भी बात की गई है, वहाँ पे सबका मतलब सबका हित देखा गया है। कोई एक समुदाय जो ज़्यादा संख्या में है वो किसी दूसरे समुदाय को ना दबा पाए या नहीं अपना वर्चस्व ना कायम करे, तो उसके लिए उसमें प्रावधान है। और संविधान क्यों होना चाहिए, इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि ये हमें खुद अपने आप से बचा सके। थोड़ा सा अजीब सा लगता है लेकिन कि हमें खुद से ही बचा सके, मतलब यहाँ पे इसको ऐसे देख सकते हैं कि हमेशा जो हम सोचते हैं वो चीज़ें सही ही हों, ये ज़रूरी तो नहीं है। जैसे कि हम कुछ भी जो करना चाह रहे हैं वो सबके हित में हो, ये ज़रूरी नहीं है ना। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के यहाँ पे बात की गई है कि ये हमें खुद से बचाता है। यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया हुआ है ऐसा ही कुछ, शबनम दुविधा में है, उसे तय करना है कि कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। पर अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। अगर वो सीरियल देखती है अपना फेवरेट तो फिर वो 2 अध्याय नहीं पढ़ पाएगी और उसकी कल परीक्षा है। तो उसके मम्मी पापा पूछते हैं, शबनम तुम परेशान क्यों लग रही हो, क्या बात है। तो वो कहती है मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है लेकिन कल मेरी परीक्षा है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा टीवी देखने का मन ज़रूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आज रात कोई टीवी ही ना देखे, उसको ये उपाय सूझा है ना, तो फिर किसी ने टीवी नहीं देखा और उसने वो जो अध्याय उसको 2 पढ़ने थे वो पढ़ सकी और दूसरे दिन परीक्षा में
वो सोच रही अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, उन आखिरी 2 अध्यायों से इतने सारे सवाल आए हैं, है ना। तो वो उसकी जो खुद की दुविधा थी, तो उसने खुद को ही इस उपाय द्वारा खुद को ही खुद से बचा लिया, है ना। वरना उसका मन कर रहा था, अगर वो उस अपने दूसरे मन की बात मान लेती, सीरियल देखती, तो फिर उसके तो नंबर खराब आने थे, नुकसान हो जाता। तो इसी प्रकार हमारा संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठोस पहुंच सकती है जिनमें हमारा देश आस्था रखता है। यानी कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं, उनको हम लोग छोड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचाता है हमारा संविधान हमको। हमने देखा था कि हमारे संविधान का निर्माण जो प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा किया गया, उसका प्रारूप तैयार किया गया। तो हमारी जो प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथ में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हों। इसका तात्पर्य यह है कि नियम तो हैं, लेकिन ये मायने रखता है कि उनको लागू कौन कर रहा है, शासन कौन कर रहा है ना। सारे वर्गों का हित हो, इसके लिए ज़रूरी है कि शासन में सभी वर्गों की भागीदारी हो, सभी वर्गों के लोग शासन में पहुँचें, तभी सभी के लिए इक्वली कानून इक्वल रूप से लागू हो पाएगा सही से। वरना तो जिस वर्ग के लोग वहाँ पे बहुलता में होंगे शासन में, फिर वो उनका ही हित साधने की कोशिश करेंगे। तो ये संचालन में ऐसी दिक्कतें आती है जब सारे समुदायों की भागीदारी नहीं होती सत्ता में। इसीलिए जो बाबा साहब ने आह्वान किया दलितों का, अल्पसंख्यकों का, अनुसूचित जातियों का, कि वो लोग आएँ और लोकतंत्र में भागीदारी करें, मतलब लोक सेवाओं में भागीदारी करें। यहाँ पे देखिए लाइन लगी हुई दिखाई गई है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सब लोग लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, है ना, अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की, यानी कि भारतीय संविधान की मुख्य जो विशेषताएं हैं उनके बारे में। तो क्या क्या विशेषताएं हमारे भारतीय संविधान की देख लेते हैं। संघवाद, शक्तियों का बंटवारा, संसदीय शासन पद्धति, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, ये 5 मुख्य मोटी मोटी विशेषताएं हैं। संघवाद, संघवाद का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, यानी कि अलग अलग स्तर की सरकार का अस्तित्व। तो आपने देखा था कि हम लोगों ने सरकार वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे यहाँ 3 त्रिस्तरीय सरकार है, केंद्र पे है, राज्य में है, फिर स्थानीय सरकारें हैं, है ना। पहले केंद्र में, राज्य में थी, फिर पंचायती राज आया, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था हो गई, तीसरे स्तर में सरकार आ गई। तो ये 3 स्तर क्यों बांटे गए, क्योंकि राज्य में तो हम अपना जो विधायक चुन के भेज रहे हैं, जनता भेजती है, तो वो राज्य की विधायक हम पहुँचते हैं, और हम सांसद चुनते हैं तो वो केंद्र की सरकार बनाते हैं। और उसके बाद भी हम जो अपनी स्थानीय सरकार चुनते हैं वो हमारी अपना ग्राम प्रधान तो गांव का ही नागरिक होता है। तो इसमें जो सत्ता में भागीदारी हो सके, गांव के एक आम व्यक्ति की भी, सभी की भागीदारी हो सके, सभी लोग अपने स्तर पर अपनी चीज़ों का, अपने लाभ का ध्यान रखकर निर्णय ले सकें, अपने लिए कुछ कानून बना सकें, अपने लिए योजनाएं बना सकें। इसके लिए सभी स्तरों पे सरकार की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से सभी के लिए सरकार, है ना। हमारा देश राज्यों का संघ है। और उसके बाद शक्तियों के बंटवारे की बात की गई। तो शक्तियों के बंटवारे में, शक्तियों का बंटवारा हमारे यहाँ जो सरकार के जो 3 मुख्य अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में शक्तियाँ बांटी गई हैं। विधायिका के पास कानून निर्माण की शक्ति है, कार्यपालिका के पास योजनाओं को, कानूनों को क्रियान्वयन की शक्ति है, न्यायपालिका के पास उसको लागू करने की, मतलब उसको अगर कोई ना माने तो उसके लिए मनवाने की शक्ति है।
या फिर ना ही मानने पे, उल्लंघन करने पे दंड देने की शक्ति है। फिर इसके बाद बात करते हैं संसदीय शासन पद्धति की। शासन व्यवस्था हमारे यहाँ सभी स्तरों पे जो चुनाव होते हैं उसमें जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं उनको जनता चुनती है अपने सार्वभौमिक मताधिकार के पास। समान मताधिकार सभी के पास है। कोई भी वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, निम्न जाति का हो उच्च जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वो वोट डाल सकता है। तो सभी मिल के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं क्योंकि जनता इनको चुन सकती है। और यहाँ पे सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, यानी कि वो उसमें खुद भी पार्टिसिपेट कर सकता है, खुद भी भाग ले सकता है, खुद भी चुनाव लड़ सकता है, वोट भी डाल सकता है। फिर बात करते हैं मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार तो हमें हमारे संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जिनके नाम हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार, सभी को समानता का अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 14 से 18 इसके लिए है, तो जो हमें समानता का अधिकार देता है ना। सभी प्रकार की समानता है, कोई जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। छुआछूत आर्टिकल 17 है ना, उसका अंत हो गया है। उसके बाद बात करें स्वतंत्रता के अधिकार की, तो ये आर्टिकल 19-20 जो है वो हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 और 26, इसमें किसी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने और उसकी उपासना करने की स्वतंत्रता है, उसमें जो राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ये आर्टिकल 29 से 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अब हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता यानी कि राज्य किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देगा, है ना। यानी कि किसी भी धर्म को वरीयता नहीं देगा, वो किसी को प्रमोट नहीं करेगा, लेकिन वो सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि आप देश राज्य के अंदर रह के किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी आपको स्वतंत्रता है। और अगला जो चैप्टर है वो हमारा धर्मनिरपेक्षता ही है, तो वो हम वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा पहला अध्याय क्लास 8 की NCERT का भारतीय संविधान। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।